तेजस ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अजय और गौरव ने अपने पीछे छुपे तेजस को देखा जो वहां से भागने की फिराक में था। इससे पहले वो वहां से जाता एक तेज आवाज ने उसका नाम लिया। तेजस। अभय से अपना नाम सुन तेजस की धड़कनें थम गई। तभी हंसते हुए अजय ने कहा, बेटा, अब तू तो अंडरग्राउंड होने से रहा, जा मौत का इनविटेशन आया है। ये कहते हुए अजय ने तेजस को कॉलर से पकड़कर आगे कर दिया। तेजस ने हकलाते हुए कहा, यस यस बॉस। अभय ने कहा, कल मैंने सभी से उनका जवाब मांगा था, पता करो और एक बात बाद मुझे रिपोर्ट करो। यस बॉस, तेजस ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा और तुरंत वहां से चला गया। दूसरी तरफ अविका हाल में टीवी के आगे थोड़ी को हाथ से टिकाए बैठी किसी गहरी सोच में थी। उसका ध्यान चल रही टीवी पर ना होकर अपनी ही दुनिया में गुम था। माया प्रतिभा जी के साथ रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। हालांकि काम करते वक्त भी उनकी नजरें अविका पर ही टिकी थी। प्रतिभा जी ने माया से पूछा, बेटा हॉस्पिटल में कुछ हुआ था क्या? अविका जब से आए हैं अकेले गुमसुम बैठी है, ना तो किसी से बात कर रही है ना ही किसी के बात का जवाब दे रही है। तो माया ने कहा, नहीं मॉम, हॉस्पिटल में तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमें तो डर था अविका अपना आपा न खो दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो काफी शांत थी और अभी भी शांत है, ना जाने किन ख्यालों में खोई है। दोनों ने कुछ पल अविका को देखा फिर किचन में चले गए। उसके जाते ही बिट्टू अपनी क्वेश्चन की नोटबुक लेकर बाहर आया और अविका के बगल में बैठते हुए बोला, अविका दी, क्या आपको मैथ्स आती है? अविका ने तिरछी नजरों से बिट्टू को देखा, फिर उदासी में बोली, क्या मैथ्स भी मेरी जिंदगी की तरह उलझी हुई नहीं होती है? इस पर बिट्टू ने पूछा, आपके कहने का मतलब है आपकी जिंदगी उलझी हुई है? अविका ने सिर हिलाया। इस पर बिट्टू ने कहा, इसका मतलब आपको मैथ्स नहीं आती, आप दिन भर किताबें पढ़ती रहती हैं। मुझे लगा आप मेरे होमवर्क में हेल्प कर पाएंगी, पर आपको तो मैथ्स आती ही नहीं है। अविका ने फिर सिर हिलाया और बोली, तुमने सही कहा, मैं दिन भर किताबें पढ़ती हूँ, पर क्यों पढ़ती हूँ मुझे भी नहीं पता। मैं तो आज तक खुद को समझ नहीं पाई हूँ, किताबों को क्या समझूंगी। अविका की बातें सुनकर बिट्टू ने एक नज़र अपनी क्वेश्चंस की तरफ देखा, फिर सोचा, इसे सॉल्व करने के लिए मुझे लारा दी का वेट करना पड़ेगा, पर उन्हें वापस आने तो काफी समय लगने वाला है। यही सोचकर बिट्टू ने अपनी नोटबुक उठाई और वहां से जाने लगा। उसे जाता देख अविका ने कहा, क्या तुम कर्मा पर यकीन करते हो? बिट्टू ने अविका को देखा और सिर हिला दिया। तो अविका बोली, पर तुम कर्मा पर यकीन क्यों करते हो? इस बारे में सोचते हुए बिट्टू वापस अविका के पास बैठ गया। थोड़ी देर इस बारे में सोचने के बाद बोला, क्या आप मायादी और अनिरुद्ध जीजू की लव स्टोरी के बारे में जानती है? अविका ने थोड़ी से हाथ हटाया और सोफे पर टिक कर बैठते हुए बोली, नहीं, पर मैं उनकी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे? मैंने सुना है तुम्हारे जीजू ने मायादी को धोखा देकर दूसरी शादी एक अमीर लड़की से कर ली, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मायादी को बहुत परेशान किया। ये सुनकर बिट्टू ने पूछा, आपको ये किसने बताया? अविका को लगा जैसे बिट्टू को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने बातें बनाते हुए कहा, मुझे एक मेड ने बताया था। उसने कहा था वो पहले सिंघानिया हाउस में काम करती थी। बिट्टू ने कहा, पर यह सच नहीं है। सच तो ये है अनिरुद्ध जीजू मायादी से बहुत प्यार करते थे। वो हम सबसे बहुत प्यार करते थे। शुरू में पापा दी और जीजू के शादी के खिलाफ थे, लेकिन जीजू ने पापा को मना लिया। दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन कहते कहते बिट्टू की आंखें पुरानी यादों को याद करके नम हो गई। बिट्टू को छुप देख अविका ने पूछा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं ठीक हूँ अविका दी, कहते हुए बिट्टू मुस्कुराने लगा। उसने अविका को आगे बताते हुए कहना जारी रखा, दी और जीजू की शादी की डेट निकल गई थी। शादी के दिन तक सब बहुत खुश थे। माया दी भी दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अचानक से वहां एक दूसरी दुल्हन आ गई और जीजू ने उससे माया दी के सामने शादी कर ली। पर उन्होंने उस लड़की से शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी, उनके दादाजी ने उन्हें मजबूर किया था। शादी के बाद भी जीजू हमसे मिलते हैं, ये जानने के बाद जीजू की पत्नी ने डैड का एक्सीडेंट करवा दिया और उस दिन के बाद से डैड व्हील चेयर पर है। जीजू दी को नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्होंने कहा था वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स देंगे, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे, इसलिए दी उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन अब सब ठीक है, अब दी और जीजू साथ में है और कुछ ही महीनों में उनका परिवार पूरा हो जाएगा। और वो लड़की जिसने मेरी दीदी की जिंदगी खराब करने की कोशिश की थी आज अकेली है। इसी को तो कर्मा कहते हैं ना। उसने दूसरों को दुख दिया और ऊपर वाले ने उसे, आज मेरी दी खुश है और वो अकेली उदास। अविका जो माया की प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग से खुश हो गई थी, कर्मा वर्ड दोबारा सुनकर वो परेशान हो गई। उसे अचानक से परेशान होता देखा बिट्टू ने उसके माथे को छूते हुए कहा, आप परेशान लग रही है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं दी को बुलाऊं, वो चेक कर लेंगी। अविका ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं उन्हें मत बुलाओ, मैं सच में ठीक हूँ, बस कर्मा का सोचकर थोड़ा सा डर लग रहा है। क्या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है? बिट्टू ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। अविका की आंखें भर आए।
उसने लगभग बच्चों की तरह रोते हुए कहा, वो वापस लौट आए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो दोनों वापस लौट आए हैं। कौन वापस लौट आए हैं? बिट्टू ने पूछा। तो अविका रुआसी सी बोली, वही आव्या। मैंने उसे मार दिया था। मैंने उन दोनों को मार दिया था। मैंने दिया को भी मार दिया था और आव्या को भी, लेकिन वो दोनों नहीं मरी, वो जिंदा है और वापस लौट आए हैं। कौन वापस लौट आए हैं? बिट्टू ने पूछा। तो अविका रुआसी सी बोली, वही आव्या। मैंने उसे मार दिया था। मैंने उन दोनों को मार दिया था। मैंने दिया को भी मार दिया था और आव्या को भी, लेकिन वो दोनों नहीं मरी, वो जिंदा है और वापस लौट आए हैं। अविका की बात सुनकर बिट्टू की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वही अविका अपनी ही धुन में बोली, वो दिया तो अभय के बाबा की दोस्त निकली। अभय को लगा वो लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने मुझे खुद से दूर यहाँ भेज दिया। मैं कितनी दुखी थी, फिर सोचा अभय ये सब हमारे बच्चे की सेफ्टी के लिए कर रहा है। यही सोचकर मैं खुश रहने की कोशिश कर रही थी और देखो ना मेरी किस्मत कितनी खराब है। एक से पीछा छुड़ाकर यहाँ आई थी, भगवान ने दूसरी को गले लगने भेज दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अविका बोले जा रही थी और बिट्टू उसे बोलते हुए देख मन में सोच रहा था, अविका दी कितना बोलती और कितना सोचती है, पर क्या इन्होंने सच में किसी की जान लेने की कोशिश की थी? उसने अविका को ऐसे देखा जैसे वो उसे समझना चाहता हो। उसे खुद को घूरता देख अविका ने मुंह बनाते हुए कहा, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम मुझे सजेशन देने की बजाय घूर रहे हो। बिट्टू ने सिर हिलाया जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसने कहा, अच्छा तो सजेशन, हाँ मैं समझ गया। तो अविका दी, आपको लगता है पास्ट में आपने दो लोगों की जान लेने की कोशिश की थी? अविका की आंखें सिकुड़ गई। उसने कहा, मुझे लगता नहीं है, मैंने सच में ऐसा किया है। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? यकीन है, मुझे आप पर और आपकी बातों पर पूरा यकीन है, पर आपको पता है प्रेगनेंसी में कई बार माएँ अपने बच्चे को लेकर ओवरथिंकिंग करने लग जाती हैं। ऐसे में उन्हें इल्यूजन होने लगता है। क्या आपको कंफर्म है आपने जिस लड़की को देखा वो सच में वही थी? आई मीन ऐसा भी तो हो सकता है आपने किसी और को देखा हो। ऐसा हो सकता है क्या? कहते हुए अविका ने सुपरमार्केट का वो दिन याद किया जब वो सालों बाद पहली बार आव्या से मिली थी। वो गोरी थी पहले की तरह, वो मुझसे ज्यादा सुंदर थी पहले की तरह, उसकी हाइट भी बिल्कुल मेरी जितनी थी पहले की तरह, और वो तिल, बड़बड़ाते हुए अविका ने और ध्यान से उस दिन को याद किया। वो तिल मैंने देखा था, यकीन करने के लिए मैंने ध्यान से देखा था। वो तिल एग्जैक्ट वही थे पहले की तरह, मुझे कोई इल्यूशन नहीं हुआ था। जब मैं उसके पेट में दूसरी बार चाकू मारा था, तब उसने खुद को बचाने के लिए हाथ आगे किया था। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। उसके हाथ पर लगा वो कट का निशान, वो हथेली के पिछले हिस्से की उंगलियों से होते हुए हाथ तक गया था। वो एग्जैक्ट वैसे ही निशान थे, गहरे जख्म के निशान। हाँ, वो वैसे ही थे। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मेरा यकीन झूठ नहीं हो सकता। वो वही है, वो मरी नहीं है, इसका मतलब किसी ने। अविका खड़ी हो गई, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने बिट्टू को देखा और बोली, तुम्हें यकीन नहीं है ना? तो ठीक है, मैं इस बात को कंफर्म करूंगी। अगर उसके हाथ पर वो निशान आज भी है, इसका मतलब उसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। तो इसका मतलब। कहते हुए अविका रुक गई। उसकी आंखों का डर अचानक से डेविल स्माइल में बदल गया। वही उसकी बात को ध्यान से सुन रहा बिट्टू अविका की बात को पूरा करते हुए बोला, अगर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है, इसका मतलब चोट का निशान आज भी होगा। अविका ने सहमति के साथ सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा, वो निशान, अब वो निशान ही है जो कंफर्म करेंगे वो आव्या है या नहीं। और यह पता करने के लिए मुझे उससे मिलना होगा। इस पर बिट्टू ने कहा, दी यह खतरनाक हो सकता है। तो अविका बोला, हाँ ये खतरनाक होगा, लेकिन तब जब उसे मेरी असलियत पता चलेगी, और यह मैं उसे पता नहीं चलने दूंगी। अविका की हिडन स्माइल और उसके कॉन्फिडेंट को देखते हुए बिट्टू ने हंसते हुए कहा, वाह दी, आप तो जीनियस के साथ साथ डेयरिंग भी निकली। इंडिया वापस जाने के बाद अगर किसी ने मुझे बुली किया तो मैं उसे बताऊंगा मेरी एक डेयरिंग सिस्टर है, शायद आपके बारे में जानकर वो मुझे परेशान करना बंद कर दे। बिट्टू ने जैसे ही बुली वर्ड कहा, अविका के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उसने बिट्टू को देखा जो अपनी बैसाखी के सहारे खड़ा था। उसे बिट्टू के लिए बुरा लगा और खुद के लिए भी। उसे भी बहुत बुली किया गया था। वो बिट्टू के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, इस बार अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तो सबसे पहले मुझे बताना। आई स्वेयर मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। इधर अविका और बिट्टू आपस में बिजी थे तो वही दरवाजे पर खड़े अनिरुद्ध और राघव के होश उड़ चुके थे। अविका ने कुछ देर पहले बिट्टू से जो भी बातें की थी उन दोनों ने सुन लिया था और दोनों को ही अपने देखे नज़ारे पर यकीन नहीं हो रहा था। अविका और बिट्टू ने हाई फाई किया, फिर किचन की ओर जाते हुए बिट्टू ने अविका से कहा, दी मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा, आपने उन लड़कियों को जान से मारने की कोशिश की थी। इस पर अविका बोली, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, उन दोनों ने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। एक मेरा अस्तित्व लेना चाहती थी और दूसरी अभय को। इसका मतलब आप वो दोनों ही लड़कियां विलन थी। आपने उनके साथ बिल्कुल सही किया। काश माया दी भी आपकी तरह डेयरिंग होती।
इस पर अविका हंसते हुए बोली, मायादी डेयरिंग है, वो बस अपनी किस्मत के आगे मजबूर है और होंगी भी क्यों नहीं, उनकी शादी तुम्हारे फट्टू जीजू से जो हुई है। बेचारी मायादी, काश उन्हें भी मेरे अभय की तरह कोई डेयरिंग और लॉयल हस्बैंड मिला होता। इधर अनिरुद्ध ने जैसे ही अपने लिए फट्टू सुना, उसका गुस्से से तमतमा उठा और सब कुछ भूलकर दांत पीसते हुए बोला, आई स्वेयर, अगर ये लड़की मेरे भाई की वाइफ नहीं होती तो मैं अब तक इसकी जान ले चुका होता। राघव, जो अब तक सीरियस और शॉक्ड था, वो भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाया और बोला, आप तब भी उनका कुछ नहीं कर पाते। हमारी मैडम कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो तो मैं उसी दिन समझ गया था जब मैं पहली बार इससे मिला था। मुझे एक बात बताओ, क्या यह अभय के सामने भी ऐसे ही हरकतें करती है? अनिरुद्ध ने राघव की तरफ मुड़ते हुए ये सवाल किया। राघव ने स्माइल की और कहा, एयरपोर्ट पर जो हुआ वो देखने के बाद आप मुझसे यह सवाल कैसे कर सकते हैं? एयरपोर्ट, उस दिन को याद करते हुए अनिरुद्ध के हाथ अपने आप ही उसके गाल पर चले गए। हालांकि उस दिन उसके गाल तो बच गए थे, लेकिन उसके भाई के गाल उसकी पत्नियों के उंगलियों के निशान से छप गए थे। अनिरुद्ध ने आह भरी और अभय के लिए दुखी होते हुए बोला, मुझे पहली बार अपने भाई के लिए बुरा लग रहा है। इस पर राघव ने कहा, पर मुझे लगता है आपको बॉस के लिए बुरा नहीं लगता चाहिए, बल्कि खुद के लिए डर लगता चाहिए। मैडम की बातों से लगता है वो जल्दी ही आपके ऊपर लूजर का टैग लगाने वाली है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे तो डर है कहीं माया इस लड़की के साथ रहने रहते इसकी तरह ना हो जाए। ये कहते हुए अनिरुद्ध अपनी लाचारी को छुपा नहीं पाया। पर मुझे लगता है आपको बॉस के लिए बुरा नहीं लगता चाहिए, बल्कि खुद के लिए डर लगता चाहिए। मैडम की बातों से लगता है वो जल्दी ही आपके ऊपर लूजर का टैग लगाने वाली है। राघव ने कहा। तो अनिरुद्ध बोला, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे तो डर है कहीं माया इस लड़की के साथ रहने रहते इसकी तरह ना हो जाए। ये कहते हुए अनिरुद्ध अपनी लाचारी छुपा नहीं पाया। तभी लारा भी वापस आ गई। दोनों को बाहर जाता देख उसने पूछा, कहाँ आप दोनों फिर कहीं कहीं जा रहे हैं? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। तो वही राघव ने लारा से कहा, अनिरुद्ध सर को कुछ काम है, मैं उनकी हेल्प के लिए साथ जा रहा हूँ। लारा ने सवाल नहीं किया। अनिरुद्ध राघव बीच पर आ गए और एक खाली जगह पर बैठ गए ताकि वो अविका की कही बातों के निष्कर्ष पर जा सके। अनिरुद्ध, जो कि अविका से आव्या का नाम सुनकर शॉक था, उसने राघव से कहा, वो तुम ही हो ना जो आव्या की तलाश कर रहा था? इस पर राघव ने सहमति जताते हुए कहा, तलाश तो मैं आव्या और दिया दोनों की कर रहा था, पर कभी सोचा नहीं था दोनों ऐसे वक्त में एक साथ सामने आ जाएंगी। इस बारे में बात करते हुए दोनों बेहद सीरियस थे। कुछ थमकर अनिरुद्ध ने पूछा, अविका को आव्या के बारे में कैसे पता है? और वो जो बोल रही थी, उसने आव्या को मारने की कोशिश की थी, उन सबका क्या मतलब था? अविका ने जो कहा था उसका मतलब तो राघव भी नहीं जानता था। वो तो अभी तक अविका को एक पेशेंट ही समझता आया था, मगर अविका, वो उसकी सोच से कई ज्यादा ऊपर थी। राघव ने कहा, मैं खुद नहीं जानता अविका मैडम ने जो कहा वो कहाँ तक सच है। इंजेक्ट, मेरे लिए उनकी बातों पर भरोसा कर पाना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल जैसा है। राघव ने भले ही कह दिया था उसे अविका पर यकीन नहीं है, मगर हकीकत तो ये थी कि वो बस ऊपर से इस बात को इनकार कर रहा था। उसके दिल दिमाग ने तो कब का अविका की बातों को सच मान लिया था। तभी अनिरुद्ध बोला, उसे सीजोफ्रेनिया है, राइट? जी। राघव ने सिर हिलाया। इस पर अनिरुद्ध ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, फिर हम बेकार में इस बारे में सोच रहे हैं। उसने जो कहा वो सब उसकी दिमाग की उपज होगी। वैसे भी वो पूरे टाइम मूवीज देखती रहती है, ये सीन भी उसने किसी मूवी में देखा होगा। अपनी बात करने के बाद अनिरुद्ध ने कई बार सिर हिलाया, जैसे वो खुद को यही विश्वास दिलाना चाहता हो अविका ने जो कहा वो सच नहीं हो सकता। कुछ मिनट बाद उसने फिर स्माइल की और वहां से जाने के लिए उठते हुए बोला, हम बेकार में एक ऐसे इंसान की बात पर सीरियस हो रहे हैं जो खुद कभी सीरियस नहीं हो सकती। जैसे दिन में 4 पहर होते हैं वैसे ही दिन में उस लड़की का मूड भी 4 बार बदलता है। हमें और इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध ने हल्के हाथों से राघव की पीठ थपथपाई, कैसे कह रहा हो, अब बस भी कर भाई, उस पागल लड़की की बातों को लेकर क्यों सीरियस बैठा है? तभी राघव ने अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए एक हल्की टेडी मुस्कान के साथ कहा, क्या आपको पता है, कुछ महीने पहले अविका मैडम ने एक लड़की को जान से मार दिया था। अनिरुद्ध का खिलखिलाता चेहरे की हंसी फीकी पड़ गई। राघव ने आगे कहा, बिग बॉस को तो आप अच्छे से जानते हैं और यह भी जानते हैं उनकी खोई बेटी वापस आ गई है, और यह भी कि वो बॉस को चाहती हैं, पर क्या आप ये जानते हैं किडनैपिंग के बाद जब बॉस शिमला में रह रहे थे उस वक्त जो छोटी लड़की उनके साथ थी वो कौन थी? वेल, वो कोई और नहीं अविका मैडम थी। बिग बॉस की बेटी दिया के बारे में तो आप भली भांति जानते हैं, और यह भी कि वो और बॉस दोनों पहाड़ी से एक साथ गिरे थे। पर क्या आपको ये पता है उस दिन का हादसा कैसे हुआ था? अब तक अनिरुद्ध की स्माइल लगभग पूरी तरह से गायब हो गई थी। राघव ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, आपको इस बारे में नहीं पता होगा। इनफैक्ट किसी को इस बारे में नहीं पता, खुद बॉस को भी नहीं। इस बारे में सिर्फ 3 इंसान जानते हैं, अविका मैडम, उनका दोस्त जो उस वक्त वहां मौजूद था, और तीसरा दिया।
उस दिन का वो हादसा नहीं होता अगर अविका मैडम ने दिया को धक्का नहीं दिया होता। अब तक सभी को लगता था वो एक हादसा था, उन्होंने जानबूझकर दिया को धक्का नहीं दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने जानबूझकर दिया को धकेला था। अगर यह बात टीम को पता चल गई तो सब अविका मैडम के खिलाफ हो जाएंगे। कहीं ना कहीं राघव का डर सच था। मुंबई में रात का समय हो रहा था। विला पूरी तरह से सुनसान था और दिया अपने कमरे में बैठी अभय के रिएक्शन के बारे में सोच रही थी। वापस आने के बाद जब उसने रंजीत मेहरा से सारी प्रॉपर्टी वापस मांगी थी, तब कहीं ना कहीं उसके मन में कसक थी कि अभय उसे रंजीत मेहरा की प्रॉपर्टी और कंपनी देने से मना कर देगा। आफ्टर ऑल उसने और बाकी सब ने सालों तक कंपनी को संभाला और आगे बढ़ाया था। मगर उस वक्त उसकी सोच के विपरीत अभय ने मुस्कुराते हुए सारे पेपर्स उसे दे दिए। यहाँ तक कि उसके पूछने पर उसने उसके माँ करुणा के बारे में भी बता दिया, उसे घर ले आया। ये जानने के बाद वो उसे चाहती है, अभय ने उसे घर में रहने दिया। धीरे धीरे दिया को लगने लगा था आज भी अभय के मन में उसके प्रति वही प्यार और दोस्ती का रिश्ता है जो बचपन में था। अभय की बातें, उसकी नाराजगी सब ऊपरी दिखावा है। इन सभी बातों ने अभय के प्रति दिया की चाह और जिद को और बढ़ा दिया था, मगर एक ही पल में उसका ये सारा विश्वास मानो खत्म सा हो गया। वापस आने के बाद पहली बार दिया का मन सच में रोने का कर रहा था। इसी बीच उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे डिनर नहीं करना। यहाँ के नौकरों को एक बार में कोई बात समझ क्यों नहीं आती। हालांकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही कमरे का दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजे पर श्रेया को देख दिया ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या कुछ कहना बाकी रह गया था जिसके लिए अब ने तुम्हें यहाँ भेजा है? श्रेया हल्का सा मुस्कुराई, फिर नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा। मैं तो यहाँ अपनी उस प्यारी से दोस्त से मिलने आई हूँ जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन बिताए थे। दिया को कुछ ऐसा सुनने की उम्मीद नहीं था। वो बोली, अंदर आ जाओ। श्रेया दिया के सामने बेड पर बैठ गई। वो बहुत ही प्यार से दिया को देख रही थी। दिया ने सोचा, अब इसे क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों देख रही है? श्रेया बोली, इससे पहले हमारी बातें शुरू हो, मैं जानना चाहती हूँ मेरे सामने बैठी लड़की मेरी दोस्त है या मेरे बॉस की बेटी? इस पर दिया ने अपने मन के भावों को अंदर ही दबाते हुए मुस्कुराते हुए श्रेया का हाथ थामते हुए बोली, तुम ये कैसा सवाल पूछ रही हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी वही नन्ही सी दोस्त हूँ। मुझे अच्छे से याद है उन दिनों तुम सब मेरा कितना ख्याल रखते थे। वापस लौटते हुए मुझे लगा था आज भी सब वैसा ही होगा, सब मुझे प्यार करेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे, पर यहाँ तो सब बदल गया है। कहते हुए दिया के चेहरे पर दर्द उमड़ आया। उसे सच में लगा था सब उसे पहले की तरह चाहेंगे, अभय भी, मगर तब में और अब में बहुत फर्क आ गया था। उसके हक का सारा प्यार दुल्हा पहले ही कोई और ले चुका था। दिया की मन अविका प्रति नफरत से भर गया। तभी उसके हाथ को थामते हुए श्रेया ने कहा, दिया, ऐसा तुम्हें लगता है, पर सच तो ये है कि हम सब आज भी तुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम ही एक दूसरे का परिवार है और इस परिवार के एक हिस्सा तुम भी हो। सच तो ये है कि तुम्हारे जाने के बाद हम सब ने तुम्हें बहुत याद किया। बीतते वक्त के साथ हम तुम्हें भूले नहीं, बल्कि हमने तुझे ढूंढना शुरू कर दिया। हम सबको यकीन था एक दिन हम तुमसे दोबारा मिल पाएंगे और आज तुम हमारे सामने हो। दिया श्रेया की आंखों में देख रही थी। कहीं ना कहीं वो भी उन सबको दिल से चाहती थी, लेकिन उसका घमंड, उसकी जिद इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने तो अपने और बाकी सबके बीच बॉस और एम्प्लॉय की दीवार खड़ी कर दी थी जिससे श्रेया अनजान थी। श्रेया ने आगे कहा, दिया, अगर तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है, हम सब पहले की तरह एक साथ रह सकते हैं। इस पर दिया ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, पर अब ऐसा नहीं चाहता। ये सुन श्रेया का मन थोड़ा उदास हो गया। वो जानती थी दिया अभय को चाहती थी और अभय अविका को। उसकी पहले ही शादी हो गई थी और कुछ ही महीने में वो एक बच्चे का पिता बनने वाला था। प्यार त्याग का नाम है, लेकिन दिया के लिए अभय उसकी जिद था। श्रेया ने दिया को समझाने की कोशिश की, दिया, क्या तुम हम सब के लिए, बिग बॉस के लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकती? बॉस पहले से किसी और के हो चुके हैं। वो अविका मैडम से बहुत प्यार करते हैं। तुम भी जानती हो बॉस जान दे सकते हैं, लेकिन किसी अपने को तब तक खुद से दूर नहीं जाने दे सकते जब तक वो खुद ना जाना चाहे। तो क्या तुम मुझे ये बताने आए हो मुझे अब पर समय बर्बाद ना करके अविका को अब की जिंदगी से दूर जाने को कहूँ? दिया ने एक हिडन स्माइल के साथ आगे कहा, अगर ऐसा है तो मैं उस लड़की को खत्म कर दूंगी, उसके जाने के बाद हम सब साथ में रह पाएंगे। श्रेया के हाथ ठंडे पड़ गए। अविका को मारना तो दूर, अगर उसे एक हल्की सी खरोच भी आए तो अभय बिना वक्त गवाए दिया को ग्रीवियस गैंग के हवाले कर देगा। उसने दिया को समझाते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा करने की सोचना भी मत। इस पर दिया ने शैतानी हंसी के साथ कहा, लेकिन मैंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। भले ही किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं है, पर मैं अच्छे से जानती हूँ उस लड़की ने मुझे जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिराया था। वो पागल तो पहले से थी और आज भी पागल ही है। एक पागल अभय सिंघानिया को डिजर्व नहीं करती। ये सब कहते हुए अविका से ज्यादा पागल तो दिया की आंखों में था।
आखिरकार श्रेया ने एक आखिरी उम्मीद के साथ दिया से कहा, तुम अविका मैडम को मारकर भी बॉस को नहीं पा सकती। दिया, तुम इस बारे में ध्यान से सोचना, वरना आगे चलकर तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। श्रेया ने एक आखिरी उम्मीद के साथ दिया से कहा, तुम अविका मैडम को मारकर भी बॉस को नहीं पा सकती। दिया, तुम इस बारे में ध्यान से सोचना, वरना आगे चलकर तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। जब भी दिया अभय को खुद से दूर जाते इमेजिन करती, उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन उमड़ आता। उसने उसी पागलपन के साथ कहा, उसे मेरा होना होगा, आज नहीं तो कल अभय सिंघानिया दिया को हो जाएगा, चाहे इसमें उसकी मर्जी हो या नहीं। श्रेया ने हल्की स्माइल के साथ निराशा में सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत ना हो। इतना कह श्रेया वहां से जाने लगी। तभी पीछे से दिया ने कहा, अगर मेरी इतनी ही परवाह करती हो तो मेरा साथ क्यों देती। श्रेया के कदम रुक गए। दिया ने उसके आगे आते हुए कहा, श्रेया, मैं जानती हूँ तुम दिल से मेरी परवाह करती हो, फिर तुम क्यों मेरा साथ नहीं दे रही। मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ, मैं तुम सबको वापस चाहती हूँ। याद करो, आइलैंड से आने के बाद भी मैंने तुम सबको नहीं छोड़ा था। परिवार मिल जाने के बाद भी मैं तुम सबसे मिलने आती थी। उस वक्त अगर मैंने अब से मिलने की जिद नहीं की होती तो डैड, मोम और मुझे लेकर इंडिया से चले गए होते और आज हम सब एक हैप्पी फैमिली होते। सिर्फ अभय के लिए मैंने कितना कुछ सहा। आज जब मुझे उसकी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, तुम सब मुझे अकेला क्यों छोड़ रहे हो। कहते हुए दिया ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया। वो उदास और दुखी थी, आंखें आंसुओं से लबालब हो गई थी, जैसे वो किसी भी पल रो सकती थी। इससे पहले श्रेया कोई जवाब देती, दरवाजे से अजय की आवाज आए, तुम सही हो, हम सबको तुम्हारा साथ देना चाहिए। दिया और श्रेया ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। अजय होंठों पर मुस्कान सजाए अंदर आया। उसके दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में थे और एक्सप्रेशन से वो काफी खुश नजर आ रहा था। दिया की आंखों में देखते हुए उसने आगे कहा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ हम सबको तुम्हारा साथ देना चाहिए। अजय। श्रेया ने शॉक्ड होकर अजय को देखा। अजय की बाजू पकड़ते हुए उसने उसे आंखें दिखाते हुए पूछा, यह क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें आइडिया भी है इसका क्या अंजाम होगा? अजय ने अपने बिंदास अंदाज में आगे कहा, अंजाम के डर से हमें दिया का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम मुझे बताओ, क्या हम सालों से बॉस के साथ नहीं हैं? हमने साथ में अनगिनत मुश्किलों का सामना किया है, कभी अंजाम का नहीं सोचा, फिर आज क्यों? दिया तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी अजय उसके सपोर्ट में बात कर रहा है। वही श्रेया की आंखें सिकुड़ गई। उसने अजय से कहा, बॉस और दिया में फर्क है। ये सुन अजय हंस पड़ा और मजाकिया लहजे में बोला, क्या तुम एक लड़की और लड़के के बीच के फर्क की बात कर रही हो? अगर ऐसे हैं तो तुम में और मुझ में भी बहुत फर्क है। श्रेया का मन हुआ वो अजय का वही गला दबा दे। वो ऐसा कर भी देती अगर इस वक्त वो दिया के सामने ना होते। वही अजय ने मुस्कुराते हुए दिया से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यकीन करो मैं बाकी सबको भी जल्दी ही तुम्हारा साथ देने के लिए मना लूंगा। तुम बॉस को चाहती हो और इसमें कोई बुराई नहीं है। सच कहूं तो मैं भी बॉस के साथ एक समझदार लड़की को देखना चाहता हूं और तुमसे ज्यादा समझदार और कौन हो सकता है। दिया आंखें फाड़े अविश्वास से अजय को ऐसे देख रही थी जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। वापस आने के बाद अजय ने उसे अपना जो रूप दिखाया था और आज जो अजय उसके सामने खड़ा था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। उसने पूछा, क्या तुम सच में मेरा साथ देना चाहते हो? क्यों तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? दिया के सवाल पर अजय ने उल्टा सवाल कर दिया तो दिया ने बेझिझक जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं सब पर यकीन कर सकती हूँ, लेकिन तुम पर नहीं। इस पर अजय ने उदासी और निराशा के साथ दिया को देखा, जैसे वो अपना दुख प्रकट कर रहा हो। तभी श्रेया ने दिया से कहा, फाइनली मैं तुम्हारी किसी बात से एग्री हुई हूँ। अजय कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर वो सच में ऐसा करना भी चाहता है तो मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। इतना कह दिया ने अजय का कॉलर पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे से ले जाने लगी। इस पर अजय ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, श्रेया, श्रेया क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे दिया से बात करनी है। अरे मैं सच में उसका साथ देना चाहता हूँ। प्यार करने वाला का साथ देना क्या गलत है? कमरे से बाहर आकर श्रेया ने अजय का कॉलर छोड़ दिया। फिर उसे ऑर्डर देने के अंदाज में बोली, अगर तुमने इस कमरे में अंदर दोबारा पैर रखा या फिर मैंने तुझे दिया से अकेले में बात करते देखा तो यकीन मानो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। इतना कह श्रेया ने एक एंग्री लुक दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ गई कि एकदम से अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब क्या हुआ? श्रेया ने पूछा तो अजय बोला, क्या तुम सच में मेरी टांगे तोड़ सकती हो? मैं सच में चाहता हूं मुझे चोट लगे। अजय की यह बात सुनकर श्रेया को लगा उसने कान बज रहे हैं। उसने क्लियर करने के लिए दोबारा पूछा, तुमने अभी क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया? तो अजय ने नजरें चुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं तुम मेरी टांगे तोड़ दो। पर क्यों? ये पूछते ही श्रेया को कुछ समझ आया। उसने हैरानी के साथ पूछा, अजय अब यह मत कहना तुम टीना से मिलने गए थे? अजय ने सिर खुजाया जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो इस वक्त उसे कैसे रिएक्ट करना है। तभी श्रेया ने उसके दोनों कंधे पकड़ लिए और बोली, अजय, यह कोई हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है, किसी की खुशियों का सवाल है। मैं टीना को ज्यादा नहीं जानती पर इतना जरूर जान गई हूँ,
वो तुम्हारे पास अपने हालातों से मजबूर होकर आई थी, जिसकी कीमत उसे अपने परिवार और बच्चे को खोकर चुकानी पड़ी। बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाला है। उम्मीद करती हूँ तुम उसे दोबारा हर्ट नहीं करोगे। इतना कह श्रेया वहां से चली गई। अजय के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो श्रेया से नजरें मिला सके, और मिलाता भी कैसे। उसकी आंखें अपने आंसुओं को संभालने में लगी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर सबको लगता है मैं उसे हट कर सकता हूं तो ठीक है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। खुद से ये कहते हुए अजय अभय के तुम की तरफ बढ़ गया। अभय को कमरे में ना पाकर वो वहां से जाने को हुआ कि उसकी नजर अभय और अविका की शादी की फोटो पर गई, और उसके बगल वाली तस्वीर में वो सब एक साथ थे। न चाहते हुए भी अजय उस ग्रुप तस्वीर के पास चला गया। फोटो पर हाथ फेरते हुए उसने बेहद प्यारी मुस्कान के साथ कहा, दिया, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें अपना ये परिवार तोड़ने नहीं दूंगा। बॉस मैडम और मेरे सभी साथी, ये सब मेरे अपने हैं। मेरे अपने को कोई नुकसान पहुंचाए यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अजय ने कुछ देर सभी तस्वीरों को देखा। उसकी लेडी बॉस को चाहे ये पूरी दुनिया पागल क्यों न कहे, असल में तो वही एक समझदार इंसान थी जिसने अभय के साथ साथ उसकी हर उस चीज से प्यार किया जो उसके करीब था, फिर चाहे वो उसके दोस्त साथी हो या जानवर। अजय कमरे से जाने के लिए मुड़ा और उसकी नजर दरवाजे पर खड़े जैस्पर पर गई। अभय और अविका के गैर मौजूदगी में अगर किसी को उस कमरे में आने की इजाजत थी तो वो था वो खुद जैस्पर। जैस्पर को खुद की ओर देखता देख अजय खुद को कोसते हुए बोला, अबे यार मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। अब ये जानवर मुझे आसानी से यहां से जाने नहीं देगा। हालांकि अजय की सोच के उलट जैस्पर बिना आवाज किए आकर बेड पर बैठ गया। अजय को दूर दूर तक ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। जैस्पर के पास बैठते हुए उसने कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सोचा था तुम हर बार की तरह मेरे पीछे आओगे और मैं खुद को बचाने के लिए पूरे विला में छुपता फिरूंगा, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पर आगे से ऐसा नहीं चलेगा, उसमें मजा नहीं है। मजा तो तब आता है जब तुम मुझे दौड़ाते हो, और मैं खुद को बचाने के लिए पूरे विला में दौड़ते हुए विला के महंगे एंटीक पीस को तुम्हें रोकने के लिए तुम पर फेंकता हूँ, और बाद में दोनों बॉस से डांट सुनते, मुझे विला साफ करते की पनिशमेंट मिलती और तुम्हें बॉस से दूर रहने की। तुम्हें नहीं लगता वो पल इस बोरिंग पल से ज्यादा मजेदार होता है? जैस्पर खामोशी से अजय की बात सुनता रहा और कुछ देर में उसने उसके थाई पर अपना सिर रख लिया। अजय को एहसास हो गया वो उदास है, और होता भी क्यों ना महीने हो गए थे उसे अपनी इकलौती दोस्त से दूर हुए। अजय ने आह भरी और हल्के हाथों से जैस्पर को सहलाने लगा। अनिरुद्ध राघव से अविका के बारे में सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो राघव को ऐसे देख रहा था जैसे राघव ने उसे कोई बेकार सा जोक सुना दिया हो। वही राघव ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, मैं जानता हूँ इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, पर आप जैसा अविका मैडम के बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं है। इनफैक्ट मुझे कुछ समय पहले ही पता चला है उन्हें ड्राइविंग भी आती है, पर मैं आज तक समझ नहीं पाया उन्होंने ये सब कब और कैसे सीखा। जब बॉस उन्हें विला लाए थे उस वक्त से पहले तक तो वो अपने अंकल की फैमिली के साथ रहती थी। मैंने खुद पता क्या था उनका बिहेवियर मैडम के प्रति बहुत बुरा था, तो वही उन्होंने पढ़ाई भी ड्रॉप कर दी थी। ये कहते हुए राघव ने आह भरी। वो अब तक कितने ही मिशन को अंजाम दे चुका था मगर अविका को नहीं समझ पाया था। अनिरुद्ध राघव के पास बैठ गया। वो अब भी हैरान था। कुछ पल थोड़ा खामोश रहे, फिर अचानक से अनिरुद्ध ने कहा, तो क्या वो जो मेरी हर वक्त बेइज्जती करती रहती है वो इंटेंशनली होता है? राघव ने टैडी आंखों से अनिरुद्ध को देखा और सोचा, इनकी सुई हर बार बेइज्जती पर ही क्यों अटक जाती है। नो वंडर मैडम इन्हें क्यों बेवकूफ क्यों कहती हैं, ये हैं ही बेवकूफ। वही कुछ सोचकर अनिरुद्ध की आंखें एकदम से गहरी हो गई। उसने हैरानी और अविश्वास भरे लहजे में कहा, तो वो सच कह रही थी, वो आव्या से मिल चुकी है। ना सिर्फ मिल चुकी है, उसने उसे मारने की भी कोशिश की थी। पर क्यों? राघव को भी यही बात समझ नहीं आई थी। उसने कहा, उन्होंने आव्या को मारने की कोशिश क्यों की यह जानने से पहले हमें ये पता करना होगा वो मैडम से कहाँ मिली थी। इस पर अनिरुद्ध ने कहा, क्या इस वक्त अभय से बात करना सही होगा? राघव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, अभी इस बारे में बॉस से बात करने का मतलब होगा उन्हें एक और झटका देना। दया के वापस आने के बाद पहले ही सिचुएशन काफी मुश्किल भरी हो गई है, हमें खुद इस बारे में पता करना होगा। पर कैसे? अनिरुद्ध ने कहा। राघव को भी नहीं पता था वो इस बारे में आगे कैसे पता करेगा, पर उसे आव्या और अविका के बीच की मिस्ट्री को सॉल्व तो करना ही होगा। दोनों सोचने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों के होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। एक दूसरे को देखते हुए दोनों ने एक साथ कहा, वो आव्या से मिलने वाली है। दूसरी तरफ नील दरवाजे से टिककर आव्या को एक हाथ से फ्रस्ट्रेट करते हुए देख रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी एक साथ से फ्रट करना आव्या के लिए मुश्किल हो रहा था। हालांकि कई कोशिश के बाद भी आव्या चिड़चिड़ी नहीं लग रही थी, ना ही वो जल्दीबाजी में थी। नील से ये देखा नहीं गया और वो दरवाजे पर नोक करते हुए बोला, दी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आव्या ने एक नजर उसे देखा और कहा, नहीं। हालांकि उसके मना करने के बाद भी नील आकर उसके सामने बैठते हुए बोला, लाइए मैं कर देता हूँ। ये कहने के साथ ही उसने फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इससे पहले उसके हाथ फर्स्ट एड बॉक्स को छूते आव्या ने बॉक्स पीछे खींचते हुए बोली,
नील, मैं खुद कर सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। नील उदास हो गया। कहने को वो पिछले 10 से ज्यादा सालों से एक साथ एक घर में रह रहे थे। आव्या उसके लिए बड़ी बहन थी। इसके बाद भी आव्या ने कभी उससे एक बड़ी बहन की तरह बात नहीं की थी। वो ज्यादातर अकेली बैठी अपने हाथों को देखती और अचानक से जोर जोर से हंसने लगती। कई बार वो हंसते हंसते रो भी दिया करती। जब भी कोई उसके इस बिहेवियर के बारे में बात करने की कोशिश करता वो एक ही बात बोलती, यह मेरा निजी मैटर है। नील वहां से नहीं गया। आव्या ने जैसे तैसे अपने हाथों पर पट्टियां लपेटी, फिर फर्स्ट एड बॉक्स को क्लोसेट में रखते हुए नील से बोली, क्या बात है, तुम अब तक गए नहीं? नील ने थोड़ा रुक कर कहा, हम सुबह ही हॉस्पिटल गए थे। आपने ऐसा क्या किया जो आपको कुछ ही घंटे में पट्टियां बदलनी पड़ी? ये पूछते हुए नील के एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। उसने थोड़ा रुककर फिर कहा, क्या आप फिर किसी से लड़कर आए हैं? इस पर आव्या ने कहा, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सही कहा आपने, मेरा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर क्या इतना कहना ही काफी होगा? हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं और मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। क्या मेरा इतना भी हक नहीं मैं आपके बारे में जान सके? नील जब भी आव्या से यह सवाल करता आव्या के सामने उसके बचपन की यादें आ जाती। उसकी यादों का सिर्फ एक हिस्सा खुशियों से भरा था और बाकी 3 हिस्से उसके माँ बाबा की मौत और अकेलेपन से भरे थे। बीते कई सालों से आव्या ये सब भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसे एहसास हुआ कुछ यादें भुलाई नहीं भूलती। हालांकि उसकी यादों में एक इंसान ऐसा भी था जिससे मिलने की दुआ वो हर रोज भगवान से मांगा करती थी, और वो कोई और नहीं ब्यूटी थी। अपने दर्द को दरकिनार करते हुए आव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बीती बातें बताने से बीता वक्त बदला जा सकता तो जरूर मैं अपने बारे में सबको बताती, लेकिन बीता वक्त तो बीत चुका होता है और बीते वक्त में घटी घटना काफी नहीं बदली जाती। जैसा कि मैं हमेशा से तुमसे कहती आई हूँ, मुझ पर तुम्हारे पिता का कर्ज है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे कर्ज चुकाना है। जिस दिन ये कर्ज खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाए ना। डैड के गैरकानूनी कामों के लिए आप क्यों खुद को मुसीबत में डालती हैं? आप ये सब छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू क्यों नहीं करती? नील ने कहा। उसे आव्या की फिक्र थी और वो चाहता था आव्या भी दूसरी लड़कियों की तरह नॉर्मल लाइफ जिए। आव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चली जाऊंगी, जिस दिन मुझे वो मिल गई मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। नील अक्सर आव्या से वो शब्द सुनता आया था। आज उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा, लिए वो कौन है? आप उसका नाम क्यों नहीं लेती? क्या वो आपका परिवार है? आप मुझे उसके बारे में बताइए, मैं उसे आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। क्या सच में? कहते हुए आव्या की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने हंसते हुए कहा, वो मुझसे नफरत करती है, अगर मैं उसके सामने गई तो हो सकता है मैं जिंदा ना बचूं। नील के कान खड़े हो गए और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कौन है? आप उसका नाम क्यों नहीं लेती? क्या वो आपका परिवार है? आप मुझे उसके बारे में बताइए, मैं उसे आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। नील ने कहा। आव्या मुस्कुराई और बोली, क्या सच में तुम उसे मेरे लिए ढूंढोगे, ये जानने के बाद भी कि वो मुझसे नफरत करती है? अगर मैं उसके सामने गई तो हो सकता है मैं जिंदा ना बचूं। नील के कान खड़े हो गए और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो आपकी जान लेना चाहती है और आप उसके पास जाना चाहती हैं, कहीं आप भी उसे? कहते कहते नील रुक गया। हालांकि आव्या उसकी अधूरी बात समझ गई थी। उसने अपने हाथ के जख्म के निशान हो देखा। उसके एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। नील ने यह नोटिस किया और इस बारे ध्यान से सोचने के बाद कहा, तो कहीं यह जख्म आपको उसी ने तो नहीं दिए? आव्या फिर मुस्कुरा दी। उसने अपना हाथ आगे किया और नील से पूछा, इस जख्म को देखकर तुम्हें क्या लगता है, ये कितना दर्दनाक होगा? नील को समझ नहीं आया आखिर आव्या के इस सवाल का क्या मतलब था। फिर भी उसने कहा, ये काफी दर्दनाक है। ये सुनने के बाद आव्या ने उसकी आंखों में देखा, फिर अपना टी शर्ट को थोड़ा ऊपर करते हुए बोली, और यह जख्म, ये कितना दर्दनाक हो सकता है? सालों साथ रहने के बाद भी नील ने कभी आव्या के पेट का घाव नहीं देखा था। उसकी आंखें बड़ी और दर्द से भर गई। पेट के निशान कुछ 3 जगह था। हालांकि उसने बीच का फासला कुछ मिलीमीटर की दूरी जितनी ही था। एक नजर देखने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता था आव्या के पर 3 बार वार किए गए होंगे। कितना बेरहम रहा होगा वो इंसान। नील को अवाक देख आव्या ने कहा, बस यही 2 वजह हैं कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पर नील इतना कह चुप हो गया। शायद उसे समझ नहीं आया इस वक्त उसे क्या बोलना चाहिए। आव्या ने कहा, तो आज तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, इसलिए अब मुझसे मेरी लाइफ को लेकर कोई सवाल मत करना और उस इंसान को ढूंढने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि तुम चाहकर भी उसे नहीं ढूंढ पाओगे। इसी बीच अविका टीवी के आगे बैठी एक मर्डर मिस्ट्री मूवी देख रही थी। उसकी आंखें टीवी पर ऐसे जमी थी जैसे वो कोई मूवी ना होकर उसकी ही जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए माया ने कहा, अविका अब बस भी करो, इतनी ध्यान से कौन मूवी देखता है, चलो आओ खाना खा लो। अविका ने माया की बात सुनी मगर टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटाई और बोली, माया दी, अभी राघव नहीं आया है और आपके हस्बैंड भी, उन्हें आने दीजिए, फिर साथ में डिनर करेंगे।
माया ने अविका के पास आते हुए कहा, उन्हें आने में वक्त लग सकता है, अब चलो खाना खा लो। नहीं, अभी नहीं, आप खा लो, मैं ये देखने के बाद खाऊंगी, अविका ने थोड़ा जिद्दी होते हुए कहा। माया आह भरी और स्क्रीन पर चल रहे बेसमेंट के सीन पर एक नजर डाली। सीन कुछ इस प्रकार था। एक लड़की जो जख्मी थी कार के पीछे छुपकर बैठी थी, उसके शरीर के ज्यादातर जगहों से खून बह रहा था। वही वो लड़की जितनी ज्यादा डरी हुई थी उतनी ही मजबूती से उसने अपने कांपते हाथों से चाकू को पकड़ा हुआ था। तो वही दूसरा आदमी गन लिए उस लड़की को आवाज लगाते हुए उसे ढूंढ रहा था। माया के नज़रों से ऐसी मूवीज क्राइम रेट को बढ़ाती थी, ऊपर से ऐसी मूवीज के 30% से ज्यादा के पार्ट बेसलेस सेंसलेस होते थे। पर अविका को ये सब बहुत पसंद था और वो अब अच्छे से समझ चुकी थी। उसने अविका के पास बैठते हुए उससे पूछा, क्या प्रेगनेंसी में ऐसी मूवीज देखना सही होता है? माया जानती थी अविका अपने बेबी को लेकर बहुत पॉजिटिव है, इसलिए उसने अविका का अटेंशन पाने के लिए ये सवाल किया। और जैसा कि उसने सोचा था वो अविका का अटेंशन पाने में सफल रही। टीवी स्क्रीन से नजरें फेरते हुए अविका ने माया को देखा, फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, माया दी, आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरे बेबी को ये पसंद है, मैं महसूस कर सकती हूँ वो अंदर बहुत खुश है। माया को ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अंदर हो रही हलचल को महसूस करना चाहा, पर उसका बेबी बहुत शांत था। थोड़ा रुककर उसने अविका के पेट पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही बेबी ने किक मारी। अविका ने खुश होते हुए कहा, लगता है बेबी को अच्छा नहीं लगा आपने उसे मूवी के बीच में डिस्टर्ब किया। ये सुनते ही माया ने हाथ पीछे खींच लिया। तभी दरवाजे का डोर बजा। माया उठी और दरवाजा खोलने चली गई। वही अविका एक बार फिर मूवी में बिजी हो गई। दरवाजे पर अनिरुद्ध और राघव थे। दरवाजा खुलते ही दोनों ने जासूसों की तरह अंदर झांक कर देखा। ये देख माया ने सोचा, प्रेग्नेंट मैं हूं और मुझे छोड़कर यहाँ सबसे मूड स्विंग हो रहे हैं। तभी अनिरुद्ध माया से बोला, वो कहाँ है? इस पर माया ने थोड़ा नाराज होकर कहा, अनिरुद्ध उसका नाम अविका है, तुम क्यों उसे वो लड़की ये लड़की कहकर पुकारते हो? अगली बार से उसे नाम से बुलाना। हाँ, जैसे वो मुझे मेरे नाम से बुलाती है। एट लिस्टे लड़की फट्टू और लूजर के कंपैरिजन में अच्छा तो लगता है। अनिरुद्ध को बड़बड़ाता देख माया ने पूछा, तुमने अभी कुछ कहा? तो अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, नहीं तो। और इतना कहकर उसने माया को हक कर लिया। दोनों कपल को क्लोजनेस को देखते हुए राघव बिना कुछ बोले साइड से होते हुए घर के अंदर आ गया। अंदर आते ही सबसे पहले उसकी नजर मूवी देख रही अविका पर गई। कुछ सोचते हुए वो भी सोफे पर बैठ गया। अविका ने एक नजर राघव को देखा, फिर टीवी स्क्रीन की तरह देखते हुए राघव से बोली, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? नहीं, राघव ने कहा, पर आपने मुझसे यह सवाल क्यों किया? तुम्हें कभी मूवी देखते नहीं देखा है, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो तो जरूर तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। क्या मैं गलत हूँ? कहते हुए अविका ने एक बार फिर राघव को देखा। दोनों की नजरें मिली। राघव को लगा उसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। वही अविका ने एकदम से मुस्कुराकर माहौल को बदलते हुए कहा, वेल तुम्हें कभी कभी मूवी भी देखना चाहिए, ये काफी इंटरेस्टिंग होती है। तुम इससे काफी कुछ सीख सकते हो और अपने मिशन के टाइम उन आइडिया को यूज भी कर सकते हैं। वैसे भी क्राइम रेट को बढ़ाने में ऐसी ही मूवीज का हाथ है। अब इस मूवी को ही देखो। मेन लीड के 100 मर्डर करने के बाद भी जज ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे ही विक्टिम बना दिया। और उसे देखो जो साइड में बैठा रो रहा है, उसने सिर्फ एक मर्डर किया है, फिर भी उसे उम्र कैद की सजा मिली है। बेचारा, मुझे इसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुम जानना नहीं चाहते मुझे इसके लिए बुरा क्यों नहीं लगा? अविका की लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन के बाद राघव भला कैसे उसकी आगे की बात को सुनने से इनकार करता। उसने कहा, जी मैडम बताइए, आपको उस बेचारे के लिए बुरा क्यों नहीं लगा? मुझे तो उसके लिए काफी बुरा लगा रहा है, और मुझे ऐसा भी लगता है उसके एक मर्डर के पीछे कोई वजह रही होगी। अपनी इस जजमेंट को देते हुए राघव काफी सीरियस था, मगर अविका के एक्सप्रेशन देखते ही उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत कह दिया है। तो उसने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? इस पर अविका बोली, हाँ, तुमने जो पॉइंट गैस किए वो सब गलत थे। उसके एक मर्डर करने के लिए कोई वजह नहीं, उसकी ही गलती थी। पहले तो उसने अपनी वाइफ को धोखा देकर दूसरी लड़की के साथ रिश्ता बनाया, और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके उससे अलग होना चाहा। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने उस लड़की को ही जान से मार दिया। कानून को तो इसे टॉर्चर करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे आदमियों की किस्मत काफी अच्छी होती है। बीवी को धोखा देने के बाद भी इन्हें अच्छी लाइफ जीने का मौका मिल जाता है। अपनी इस बात को पूरा करते हुए अविका ने तिरछी नजरों से अनिरुद्ध को देखा। राघव अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तो वही बेचारे अनिरुद्ध को समझ नहीं आया उसने अब क्या कर दिया जो ये लड़की उसे इनडायरेक्टली टोंट मार रही है। उसने मासूम नजरों से माया को देखा। माया हमेशा की तरह नॉर्मल थी। अनिरुद्ध धीरे से उससे बोला, ये लड़की मुझे ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और तुम चाहती हो मैं इसे इसके नाम से बुलाऊं। इस पर माया अनिरुद्ध को समझाते हुए बोली, अभी वो प्रेग्नेंट है, ऐसे में लड़कियों के मूड स्विंग होते हैं और तुम तो जानते हो ना वो कैसी है।
रही बात टोंट की, तो वो मूवी की बात कर रही है ना कि तुम्हारी। तुम ज्यादा मत सोचो और जाओ फ्रेश हो जाओ। अनिरुद्ध ने लाचारगी के साथ माया को देखा और सोचा, एक उसकी बीवी है, भोली भाली पॉजिटिव माइंड वाली, और एक उसके भाई की बीवी है, दूसरों को बेवजह परेशान और गुस्सा दिलाने वाली। हालांकि वो चाहकर भी ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अपने साथ हो रही नाइंसाफी को बर्दाश्त करने के। राघव और अनिरुद्ध के कमरे में जाते ही माया अविका के गाल खींचते हुए बोली, तुम्हारी शैतानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्यों परेशान करती हो उसे। इस पर अविका ने हंसते हुए कहा, मैं तो ये सब आपके लिए करती हूँ, अगर मैं ऐसे ही उन्हें उनकी गलती का एहसास कराती रहूंगी तो वो मुझे गलत साबित करने के लिए आपसे और ज्यादा प्यार करेंगे। क्या यह एक अच्छा आइडिया नहीं है। माया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, वेल यह एक अच्छा आइडिया तो है, पर रोज के किए नहीं। ठीक है, फिर मैं एक वीक का गैप के लेती हूँ, ये कैसा रहेगा। अविका ने बत्तीशी दिखाते हुए कहा। दोनों बातें करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। कमरे से बाहर आकर जब अनिरुद्ध ने दोनों को एक साथ खुश देखा तो वो भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया और सोचा, ये लड़की उतनी भी बुरी नहीं है। दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखना दिल को राहत देने जैसा है, पर क्या ये सब ऐसा ही रहेगा। मुझे डर है आव्या के वापस आने के बाद कहीं अभय और इसके रिश्ते पर बुरा असर ना पड़े। अभय ऑफिस में कुछ जरूरी मामलों को निपटा रहा था। इसी बीच उसे एक कॉल आया जिसे अटेंड करने के तुरंत बाद अभय सभी कामों को छोड़कर अपने डैड से मिलने आ गया। वही देवेंद्र सिंघानिया के सिर पर धनंजय के आदमी गन ताने हुए थे। अभय ने जब ये देखा तो उसने एक गहरी सांस ली, फिर देवेंद्र सिंघानिया पर नाराज होते हुए बोला, आपको क्या लगता है आप वही पुराने वाले देवेंद्र सिंघानिया है। ये कहते हुए अभय ने कमरे की विंडो की तरफ मुड़ा, जहां तीनों आदमियों को घुटने के बल बैठने पर मजबूर किया गया था। उनके माथे पर भी गन रखी गई थी। अभय के होंठ तिरछे मुड़े। उसने अपने डैड को अंडरएस्टिमेट कर दिया था। वो भूल गया था उसके डैड वही इंसान थे जिन्होंने अपनी चाहत और जिद को पूरा करने के लिए हर हद पार कर दी थी, फिर वो कैसे उसकी बात मान लेते। देवेंद्र सिंघानिया ने तो भागने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अभय ने धनंजय के आदमियों को गन नीचे करके को कहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे अभय वहां होकर भी ना हो। अभय को उनकी इस जिंदादिली पर गुस्सा नहीं आया। आखिर वो समझ सकता था उसके लोगों की तरह ही यह सब धनंजय के खास और सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक थे। अभय के तिरछी मुस्कान को बरकरार रखते हुए देवेंद्र से कहा, मेरे मना करने के बाद भी इन सबने गन नीचे नहीं की। क्या लगता है आपको मेरे लोग ऐसा करते। देवेंद्र जो अब तक काफी शांत थे ये सोचकर कि चाहे जो हो जाए अभय उन्हें आव्या का पता मिलने से पहले तक तो नहीं मारेगा, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कमरे में मौजूद लोग अभय के नहीं थे उसकी आंखों में डर उतार आया। उन्होंने कांपते होंठों से कहा, ये सब किसके आदमी है। धनंजय अग्निहोत्री के। अभय ने कहा। देवेंद्र से सच छुपाने का अब उसका कोई इरादा नहीं था। वैसे भी वो जहां तक काली दुनिया को लोगों को समझता था, धनंजय अग्निहोत्री देवेंद्र सिंघानिया से मिलने जरूर आएगा। अभय ने कुछ सेकंड अपने डैड को देखा, फिर सीरियस होकर बोला, मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। इस बार अग्निहोत्री के आदमियों ने अभय की बात को काटने की हिम्मत नहीं की। उनके जाते ही अभय ने एक सिगरेट जलाई। वो बहुत ही रेयर सिचुएशन में सिगरेट को हाथ लगाता था। कुछ कस लेने के बाद उसने बेहद सीरियस टोन में देवेंद्र से पूछा, मेरे पास यह आखिरी मौका है आपको बचाने का। एक बार धनंजय अग्निहोत्री यहाँ आ गया तो मैं चाहकर भी आपको उससे नहीं बताऊंगा। इससे पहले सिचुएशन बद से बदतर हो जाए। आव्या का पता बता दीजिए। वो देवेंद्र ने बोलने के लिए मुंह खोला, मगर दरवाजे पर खड़े अपने पुराने जिगरी दोस्त धनंजय अग्निहोत्री को देखते ही आगे के शब्द उनके गले में फंस गए। देवेंद्र की नजरों का पीछा करते हुए अभय ने भी दरवाजे पर खड़े धनंजय को देखा। सिगरेट को फर्श पर फेंक वो सिगरेट को पैरों से दबाते हुए धनंजय के सामने जाकर रुक गया। एक हाथ पॉकेट में डाले दूसरे हाथ से 2 मिनट का इशारा करते हुए वो धनंजय से बोला, मुझे 2 मिनट दो, बस 2 मिनट। धनंजय की आंखों में वन गद्दार दोस्त के लिए बेहिसाब नफरत थी। देवेंद्र को घूरते हुए उसने अभय से कहा, मैं तुम्हें आज दिन डूबने तक का वक्त देता हूँ, अपने बाप का मुंह खुलवाओ वरना। कहते कहते धनंजय ने दांत पीसे और वहां से चला गया। उसके जाते ही अभय देवेंद्र से बोला, मुझे नहीं लगता आपको अपनी जान की पड़ी है। फिर ठीक है, आप आज का दिन सुकून से जी लीजिए, कल से आपकी जिंदगी वैसे भी आपकी नहीं रहेगी। देवेंद्र सिंघानिया अभय के कहने का मतलब अच्छे से समझ रहे थे। धनंजय की दहशत को याद करते हुए उनका शरीर कांप उठा और वो एकदम से बोल पड़े, आव्या धनंजय की बेटी है। अभय को पहले से इसका अंदाजा था, फिर भी इस सच को अपने डैड से सुनकर उसकी आंखें सख्त हो गई। उसने पूछा, ये कैसे हुआ। तो देवेंद्र बोले, ये सब मैंने किया था। मैंने धनंजय को ड्रग्स देकर उसे नेहा के साथ सोने दिया। जब नेहा ने आव्या को जन्म दिया उसके कुछ महीने बाद ही मैंने धनंजय और उसके भाई को दूसरे ड्रग्स देकर उनकी फर्टिलिटी हमेशा के लिए खत्म करवा दी। यही वजह है कि वो आज तक कभी बाप नहीं बन पाया। अपने पिता के इस कारनामे को सुनकर अभय बस हंस सकता था।
हालांकि वो जानता था उसका बाप उसकी सोच से कई ज्यादा चालाक और घटिया था। उसने न सिर्फ अपने दोस्त को धोखा दिया, साथ ही आव्या की मां नेहा को ब्लैकमेल करके उसे अपने साथ सोने पर मजबूर किया। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने नेहा के पति को धनंजय से भिड़वा कर उसे मरवा दिया। पति को खोने के बाद जब नेहा देवेंद्र की शर्तों को मानने से इनकार किया तो पहले तो उसके बाप ने उसका रेप किया और फिर उसे भी मार दिया। उस दिन अगर अभय आव्या से मिलने उसके घर ना गया होता तो शायद कभी अपने बाप की असलियत को नहीं जान पाता। हालांकि कुछ वक्त बाद ही उसका किडनैप हो गया और आव्या भी लापता हो गई। देवेंद्र से देवेंद्र के कारनामे सुनने के बाद अभय ने पूछा, आपने आव्या को क्यों गायब किया? आप उसे सबके सामने रखकर भी सच को छुपा सकते थे। फिर आप आव्या को उस अनाथ आश्रम में क्यों ले गए? और उन लड़कियों का क्या दोष था जिन्हें आपने आव्या बनाने के लिए उनका मानसिक शोषण किया? मुझे जानना है, आप दूसरों लड़कियों को आव्या क्यों बनाने चाहते थे? देवेंद्र को उम्मीद नहीं थी अभय को उसके इस प्लान के बारे में पता होगा। उसने हैरानी जताते हुए कहा, तुम ये सब कैसे जानते हो? वो अनाथाश्रम तो दूसरे स्टेट में था और उसकी जानकारी किसी को नहीं थी। और उस वक्त तुम्हारा किडनैप हो गया था, फिर तुम्हें ये सब कैसे पता? अभय को यकीन नहीं हुआ। उसके डैड अब भी उससे सवाल पूछने की हिम्मत कर रहे हैं। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बारे में पता है, क्योंकि जिन लड़कियों को आव्या बनाने के लिए आपने उनका मानसिक शोषण किया था उनमें से एक मेरी पत्नी है। क्या कहा तुमने? पत्नी? तुमने शादी कर ली, वो भी उस अनाथ आश्रम की एक लड़की से? देवेंद्र सिंघानिया हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था किस्मत उन्हें इस तरह से धोखा देगी। तो वही अपने पिता के सवालों से इरिटेट होते हुए अभय ने दांत पीसते हुए कहा, क्या आप मुझसे सवाल करना बंद करेंगे? देखिए, मैं यहाँ आपके सवाल सुनने और उनके जवाब देने नहीं आया हूँ। मुझे बताइए, आपने ये सब क्यों किया? होश में आने के बाद आज देवेंद्र ने शांत अभय की आंखों में बचपन वाले बागी अभय को देख रहे थे। उन्होंने खुद को बचाने के लिए अभय को सच बताने का फैसला किया और बोले, वो लड़की बीमार थी। आपका मतलब आव्या से है? अभय ने पूछा तो देवेंद्र ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, नेहा के मौत के कुछ महीने बाद ही मुझे पता चला आव्या कुछ ही महीने जी पाएगी। उसके लिए भी उसे मशीनों की जरूरत थी। क्या हुआ था उसे? देवेंद्र की बातों को बीच में काटते हुए अभय ने पूछा। तो देवेंद्र ने कहा, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, पर इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। मैं उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता था। अगर वो मर जाती तो मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। धनंजय से सब कुछ छीनने का मेरा सपना रह जाता। इसलिए मैंने ऐसे बच्चों की तलाश शुरू कर दी जो ना सिर्फ आव्या के उम्र के हो, साथ ही उनका फीचर्स एक जैसा हो और उनका ब्लड ग्रुप भी एक हो। मेरे आदमियों ने देश के कई कोने से ऐसे बच्चों को उठा लिया, लेकिन मेरी परेशानी खत्म नहीं हुआ थी। मुझे इसके लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां मुझ पर कोई शक ना करे, और मुझे वो मिली, एक अनाथालय के रूप में। उसी अनाथाश्रम में मुझे एक और लड़की मिली जो ना सिर्फ आव्या की हुबहू कॉपी थी, बल्कि उसमें एक जिद और जुनून भी था। बस एक गड़बड़ थी, वो लड़की सिजोफ्रेनिया की पेशेंट थी, जिस वजह से कई बार वो गुस्से में अपना होश खो देती थी। मैं खुद चलकर मेरे पास आई थी। उसे एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी, उसे आव्या की तरह अमीरों की जिंदगी जीना था। मुझे लगा यह वही लड़की है जो मेरे सपने पूरे कर सकती है। जहां दूसरी लड़कियां डरी डरी रहती थी, वही उसने आव्या के सभी गुणों को कुछ ही हफ्तों में कॉपी कर लिया था। मैं बहुत खुश था और यह भूल गया था जिस लड़की पर मैंने अपने सपनों को पूरा करने का बोझ डाल दिया है, वही मेरे सपनों को उजाड़ देगी। इस बारे में याद करते हुए देवेंद्र को उस लड़की के लिए गुस्सा और अपने लिए बेबसी का एहसास हुआ। तो वही देवेंद्र से ये सब सुन रहा अभय जल्द ही समझ गया, जिस लड़की की बात उसके डैड कर रहे हैं वो लड़की कोई और नहीं, उसकी वाइफ अविका है। अभी अभी उसके डैड ने जो उसे बताया वो सब उसे अविका पता चुकी थी। यह भी कि उसने आव्या की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने डैड से भी इस बारे में सुनना चाहता था। इसलिए उसने कहा, आपको सभी लड़कियों में वो लड़की आज भी याद है? लगता है वो कुछ ज्यादा ही खास थी। देवेंद्र की उदासी एकाएक खुशी में बदल गई। वो हंसते हुए बोले, काश, नहीं, वो खास नहीं थी, वो बेहद खास थी। मैं हमेशा से अपने तीनों बच्चों में अपनी झलक देखना चाहता था, लेकिन तुम तीनों तो अपनी माँ के वसूलों के साथ जमने थे, लेकिन वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह थी। ये सुन अभय की मुट्ठियां कस गई। तो वही अविका के बारे में बताते हुए देवेंद्र का बेजान शेर गर्मजोशी से भर गया। आपको सभी लड़कियों में से सिर्फ वो लड़की याद है? लगता है वो कुछ ज्यादा ही खास थी। देवेंद्र की उदासी एकाएक खुशी में बदल गई। वो हंसते हुए बोले, खास नहीं, वो खास नहीं थी, वो तो बेहद खास थी। मैं हमेशा से अपने तीनों बच्चों में अपनी झलक देखना चाहता था, लेकिन तुम तीनों तो अपनी माँ के वसूलों के साथ जन्मे थे। लेकिन वो लड़की हुबहू मेरी तरह थी। ये सुन अभय की मुट्ठियां कस गई। तो वही अविका के बारे में बताते हुए देवेंद्र का बेजान शेर गर्मजोशी से भर गया। वो आगे अपनी बात को जारी रखते हुए बोले, मुझे आज भी उसकी बेखौफ आंखें अच्छे से याद हैं, जब वो चलकर मेरे पास आई थी और मुझसे बिना डरे उसने कहा था, मुझे भी अमीर बनना है, एक अच्छी जिंदगी जीने हैं, बिल्कुल उस लड़की की तरह जिसे आप अपने साथ लाए हैं। यही शब्द थे उसके। मैं कभी नहीं भूल सकता उसकी इस बात ने मुझे अंदर से कितना खुश कर दिया था।
उसकी आंखों ने भी वही बागीपन था जो मेरी आंखों में था। मेरी तरह वो भी अपने सपनों के लिए हर हद पार करने को तैयार थी। लेकिन उसकी बीमारी का पता चलते ही मेरे सभी आदमियों ने मुझे वार्न किया कि मैं उस लड़की पर भरोसा ना करूं, पर उसकी जिद और चाहत हो देखने के बाद मैं उसे रोक ना सका। हालांकि उसका आव्या बनने का सफर आसान नहीं था। उसने आव्या को तो कॉपी कर लिया था, लेकिन जब भी उसे गुस्सा आता वो सब भूल जाती। इसलिए मैंने उसकी यादाश्त मिटाने का फैसला कर लिया, जिसके लिए मैंने बेस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट को अपॉइंट किया। लेकिन मेरी सभी कोशिश बेकार गई। कुछ वक्त ऐसा लगता वो सब कुछ भूल गई है, मगर अगले ही पल उसकी बर्ताव फिर बदल जाता। एक पहर वो बेहद शांत रहती तो दूसरे पहर वो वाइल्ड हो जाती, तो तीसरे पहर वो किसी बड़ा की तरह रोना शुरू कर देती। उसका बर्ताव अचानक से बदलने लगा था। डॉक्टर का कहना था वो दो इंसान के नेचर को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रही है। वो उलझ हो गई थी अपनी असली और बनावटी जिंदगी के बीच। ये सब देखने के बाद डॉक्टर ने उसे बिजली के झटके देने शुरू कर दिए। डॉक्टर का कहना था बिजली के झटके से वो अपनी एक जिंदगी को भूल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो वक्त के साथ वो वाइल्ड होती चली गई और एक गुस्से में उसने ये कहकर आव्या पर चाकू से वार कर दिया कि उसकी जिंदगी और बाकी लड़कियों की जिंदगी आव्या की वजह से बर्बाद हो रही है। अगर वो मर गई तो सभी लड़कियां आजाद हो जाएगी और वो भी। वैसे तो अविका ने ये सब पहले भी अभय को बताया था, मगर उसके और उसके डैड के बातों में बहुत अंतर था। लेकिन एक बात अभय को अच्छे से समझ आ गई थी, अविका आज भी अपने आप में उलझी हुई है। रात के उसे सपने आना, अचानक से डर जाना और डॉक्टर को देखते ही खुद के ऊपर से कंट्रोल लूज कर देना, इन सबका इकलौता कारण उसका अपना पिता था। अभय की आंखों में अपने डैड के लिए नफरत साफ थी, मगर उसने आपके इस इमोशंस को खुद तक ही सीमित रखा और बोला, उसके बाद क्या हुआ? आपने उस लड़की के साथ क्या किया और आव्या का क्या हुआ? वैसे तो अभय को यकीन था आव्या जिंदा है, मगर देवेंद्र की ने जो बताया उसे सुनने के बाद अंदर से उसके दिल में एक डर बैठ गया। तभी देवेंद्र ने कहा, आव्या जिंदा है और वो लड़की, उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे उसके जानने वाले बचाकर अपने साथ ले गए। हालांकि मैंने उसे ढूंढने का सोचा था, मगर आव्या की ट्रांसप्लांट सर्जरी के कामयाब होने के बाद मैंने उसे जाने दिया। शायद वो मेरी परेशानी दूर करने ही आई थी। उस दिन भले ही उसने आव्या को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसी दिन के बाद आव्या को एक नया जीवन मिला। डॉक्टर का कहना था अगर हॉट ट्रांसप्लांट में 1 महीने की देरी होती तो आव्या को बचाना नामुमकिन हो जाता। अभय ने गहरी सांस ली। आज उसके दिल से एक बोझ उतर गया था। अब वो बिना किसी गिल्ट के आव्या का सामना कर सकता था। एक आखिरी सवाल उसने देवेंद्र से पूछा, आव्या कहाँ है? मैं भी नहीं जानता वो कहाँ है, बस इतना जानता हूँ वो इंडिया में नहीं है, देवेंद्र ने कहा। तो अभय ने फिर पूछा, उसे वापस इंडिया कैसे ला सकते हैं? अभय के इस सवाल पर देवेंद्र सिंघानिया हल्के से मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे हर कीमत पर बचाओगे। अभय ने तिरछी स्माइल की और बोला, आपको तो मैं वैसे भी कुछ नहीं होने दे सकता। आखिर मेरा आपसे पुराना हिसाब किताब जो बाकी है, चलिए करता हूं मैं वादा। अब बताइए आव्या को वापस कैसे ला सकते हैं? देवेंद्र ने अभय को अपना प्लान बताया, जिसे सुनने के बाद अभय ने सेटिस्फेक्शन के साथ सिर हिलाया। कमरे से बाहर आकर उसने धनंजय से कहा, क्या मेरा पूछना सही होगा, यह वॉइस रिकॉर्डर रूम में क्यों रखा गया था? ये कहते हुए अभय ने वॉइस रिकॉर्डर को टेबल पर रखा दिया। उसने कमरे में एंटर होते ही देवेंद्र सिंघानिया के व्हीलचेयर के पीछे लगे वॉइस डिटेक्टर को अपनी पारखी नजरों से देख लिया था। धनंजय ने एक नजर टेबल पर रखे वॉइस रिकॉर्डर को देखा, फिर अभय से बोला, मुझे तुम पर यकीन नहीं, आखिर तुम भी तो गद्दार देवेंद्र सिंघानिया का खून हो। अभय ने स्माइल की और पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, तो ठीक, तुम आराम से इसे सुन लो। इसे सुनने के बाद तुम्हें अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा तो आएगा ही, साथ ही लेकिन हो सके तो अपने गुस्से को अपने तक ही सीमित रखना। मैंने उनसे वादा किया है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एटलीस्ट आव्या के वापस आने तक तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। धनंजय से इतना कह अभय ने अपने आदमियों को अलर्ट रहने का इशारा किया और वहां से चला गया। उसके जाते ही धनंजय ने भाई जयंत ने वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनना शुरू कर दिया, मगर कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डर से आवाज आनी बंद हो गई। जयंत ने कई बार रिकॉर्डिंग को प्ले किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन अविका एक नए जोश के साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। आज उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक और आंखें रहस्य से भरी थी। ब्रेकफास्ट करते हुए राघव और अनिरुद्ध तिरछी नजरों से अविका को देख रहे थे। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अविका ने टिश्यू से हाथ पूछा, फिर टेबल से उठते हुए बोली, अगर कुछ पूछना हो तो पूछा लेना चाहिए। दूसरों को चोर नजरों से देखना गलत होता है, खासकर तब जब सामने वाली लड़की हो। चोरी पकड़े जाने पर अनिरुद्ध और राघव के कान लाल हो गए। दोनों ने सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करना जारी रखा। लेकिन बिट्टू चुप नहीं रह। उसने अविका से पूछा, अविका दी, आपने अचानक से यह बात क्यों बोली? अविका ने कहा, बस यूं ही कहा मैंने, कुछ गलत तो नहीं कहा। किसी को बिना उसकी इजाजत के देखना तो गलत ही होता है। गलत तो होता है, पर दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो दूसरों पर नजर रखने का काम करते हैं, जैसे कि जासूस। इसलिए आपकी यह बात पूरी तरह से भी सही नहीं है।
अविका ने इस बारे में सोचा और खुश होते हुए बोली, हाँ तुमने सही कहा, जासूस का तो काम ही होता है जासूसी करना, आज से मैं भी तो जासूसी ही करने वाली हूँ। अविका की बात को समझते हुए बिट्टू ने उसे ऑल द बेस्ट विश किया तो वही अनिरुद्ध और राघव ने फिर तिरछी नजरों से अविका को देखा। वही लारा अविका का कॉलेज बैग उसे देते हुए बोली, पर मैडम आप किसकी जासूसी करने वाली है? वो तो सीक्रेट है, अविका ने बैग लेते हुए कहा। तभी माया अविका को वाटर बोतल देते हुए बोली, तुम्हें जो करना है करो, बस ये याद रखना तुम प्रेजेंट हो। वो मुझे याद है। अविका ने जोर से सिर हिलाया और लारा के साथ बाहर जाने लगी। तभी राघव ने कहा, लारा, मैडम को मैं कॉलेज ले जाता हूँ। अनिरुद्ध भी राघव का साथ देते हुए बोल, एक्चुअली मैं बताना भूल गया, अब जब हम ये कुछ महीने रहने वाले हैं तो मैंने डिवाइड किया है, कंपनी का एक ब्रांच यहाँ भी ओपन करो। लास्ट डे राघव और मैं इसी बात को डिस्कस कर रहे थे। अनिरुद्ध के ये कहते ही सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। प्रतिभा जी बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। माया ने भी कहा, तुमने मुझे पहले इस बारे में नहीं बताया। लारा ने कहा, एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था। राघव बोला, मैं चाहता मैडम का ख्याल रखो। अनिरुद्ध ने माया से कहा, और मैं चाहता हूं तुम अपना ख्याल रखो, काम तो होते रहते हैं। सभी खुश थे सिवाय अविका के। वो के साथ कार में तो बैठ गई मगर उसकी जासूस नजरें दोनों पर ही टिकी हुई थी। कॉलेज पहुंचकर अविका ने दोनों से कहा, मुझे भरोसा नहीं है। दोनों को समझ नहीं आया अविका ने अचानक से ऐसा क्यों कहा। उनकी सवालिया नजरों को देखते हुए अविका ने उन्हें समझाते हुए कहा, एक बार अभय ने मुझे बताया था, जब किसी इंसान का बर्ताव अचानक से बदलने लगे तो समझ जाना उसके दिमाग में कुछ तो अलग चल रहा है। और इस वक्त तुम दोनों का बर्ताव अचानक से बदल गया है। मुझे भरोसा नहीं यहाँ कोई नई ब्रांच खुलेगी। खैर मुझे जानना भी नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप माया दी का ख्याल रखते हैं या नहीं यह आप पर है, लेकिन राघव को कंपनी के नाम पर बिजी करने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ मेरा ख्याल रखने आया है, उसे वही करने दो। इतना कह अविका ने उबासी ली, फिर बोली, मैं इंतजार नहीं करूंगी, इसलिए समय से मुझे लेने आ जाना। और यह कहने के साथ ही अविका कॉलेज के अंदर चली गई। अनिरुद्ध भौचक्का खड़ा उसे देखता रहा तो रही। राघव खुद को लकी समझते हुए सोच रहा था, थैंक गॉड इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। वही अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, क्या हर बार इसे मैं ही गलत नजर आता हूँ? मैं इंतजार नहीं करूंगी, इसलिए समय से मुझे लेने आ जाना। ये कहने के साथ ही अविका कॉलेज के अंदर चली गई। अनिरुद्ध भौचक्का खड़ा उसे देखता रहा तो वही राघव खुद को लकी समझते हुए सोच रहा था, थैंक गॉड इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। वही अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, क्या हर बार इसे मैं ही गलत नजर आता हूँ? एक तो मैं इसकी परवाह कर रहा हूँ और यह है कि मुझे ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। अनिरुद्ध ने आह भरी और सोचा, अगर अविका का शक सही है और वो लड़की आव्या ही है तो मुझे पता करना होगा, उसे आज भी वो सब याद है या वो भूल चुकी है। अनिरुद्ध जो सोच रहा था राघव उससे पूरी तरह अनजान था। सिंघानिया परिवार के कुछ मैटर्स ऐसे थे जिसके बारे में सिर्फ सिंघानिया परिवार के आदमियों को ही पता था। क्लासरूम में आने के बाद अविका ने नील को देखा मगर वो उसे कहीं नजर नहीं आया तो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। तभी एक लड़की उसके पास आते हुए बोली, हे ब्यूटीफुल, आर यू फ्रॉम इंडिया? कॉलेज ज्वाइन करने के बाद अविका पहली बार इस लड़की को देख रही थी। उसने कुछ सेकंड उस लड़की को देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। ओह ग्रेट, आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। मगर अविका का मन बिल्कुल भी उस बात करने का नहीं था। उसने कहा, अच्छी बात है, पर ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? वो लड़की अविका के पास बैठ गई। कुछ सेकंड अविका के पेट की तरफ देखने के बाद उसने कहा, हे तुम तो प्रेग्नेंट हो। अविका ने कोई जवाब नहीं दिया तो उस लड़की ने आगे कहा, वेल मैंने सुना है तुम इंडिया आए हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अविका ने सोचा, अब इसे मुझसे क्या पूछना है। उसने कुछ सोचकर कहा, वो पूछो। इस पर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अभय सिंघानिया को जानती हो? किसी गैर लड़की के मुंह से अपने पति का नाम सुनकर अविका की आंखें सिकुड़कर उसने कहा, नहीं मैं नहीं जानती। इतना कह उसने अपना बैग खोला और बुक्स निकलने लगी कि तभी उस लड़की ने कहा, तुम नील के करीब हो तो मुझे लगा तुम अभय सिंघानिया को भी जानती होगी। वेल मुझे तुमसे यही पूछना था। अविका के मना करते ही उस लड़की का रवैया बदल गया। अब तक जो वो मुस्कुराकर अविका से बात कर रही थी उसने घूरकर अविका को देखा और चुपचाप वहां से चली गई। अविका ने तिरछी नजरों से उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचने लगी, इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा? मैं नील के करीब हूं तो मैं अभय को भी जानती होंगी। क्या नील अभय के बारे में जानता है? अगर हाँ तो जब मैंने उसे अपने पति के बारे में बताया था तो उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया, और ये लड़की यह इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रही थी? इस बारे में सोचते हुए अविका ने उस लड़की के डेस्क की तरफ देखा, फिर अपने पीछे बैठे लड़की से उसका नाम पूछा तो उसे पता चला उस लड़की का नाम प्राची था। लेक्चर शुरू होने से पहले नील क्लासरूम में आ गया। उसने है दिन की तरह अविका से मुस्कुराकर हेलो कहा, जिसके बदले में अविका भी मुस्कुरा दी।
लेक्चर का टाइम हो गया था, दोनों को बात करने का मौका नहीं मिला। लंच ब्रेक होते ही अविका ने नील से पूछा, तुम प्राची को जानते हो? प्राची, ये नाम सुनते ही नील की आंखें सिकुड़ गई। उसने प्राची को देखा जो एक लंबे ब्रेक के बाद कॉलेज आई थी और समझ गया उसने जरूर अविका से बात की होगी। वो अविका से बोला, हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो मेरे डैड के पार्टनर की बेटी है। अविका ने इस बारे में ध्यान से सोचा और फिर नील से बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे हस्बैंड का नाम अभय है। क्या तुमने यह बात प्राची को बताई थी? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कहीं उसने तुमसे तुम्हारे हस्बैंड को लेकर सवाल तो नहीं किया? नील ने शक करते हुए पूछा। अविका ने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहा, नहीं वो मुझसे मेरे हस्बैंड के बारे में तो नहीं पूछ रही थी, पर वो किसी अभय सिंघानिया के बारे में पूछ रही थी। क्या तुम इस नाम के किसी इंसान के बारे में जानते हो? अविका ने बड़े ध्यान से यह सवाल किया मगर नील ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो किसी गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर उसके जवाब का इंतजार करने के बाद अविका बोली, खैर छोड़ो ये सब, मुझे इन सब से क्या लेना। मैं तो तुम्हें ये बता रही थी, मेरे हस्बैंड का असली नाम शिवाय है। अभय उन्हें सब प्यार से बुलाते हैं। ओह, नील ने बस इतना कहा और अपने नोट्स देखने लगा। बीच बीच में वो घूरकर प्राची को भी देख लेता। अविका उसकी हर हरकत को ध्यान से नोटिस कर रही थी और अब उसे थोड़ा थोड़ा लगने लगा था, अभय को लेकर नील और प्राची में जरूर कोई बात हुई है। कर क्या? अविका ने इस बारे में सोचते हुए अपना सारा आईक्यू यूज कर लिया मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। कॉलेज खत्म होते ही नील मुस्कुराते हुए बोला, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। अविका उससे आव्या को लेकर बात करना चाहती थी मगर नील को जल्दी में देख उसने सिर हिला दिया। अनिरुद्ध राघव मेन गेट पर अविका का इंतजार कर रहे थे। स्टूडेंट को बाहर निकालता देख अनिरुद्ध ने पूछा, क्या वो आ रही है? राघव ने स्टूडेंट की भीड़ में अविका को ढूंढा और करीब 5 मिनट के इंतजार के बाद उसे अविका का मायूस चेहरा दिखा। उसके चेहरे पर 12 बजा देख राघव बोला, लगता है मैडम ने जो सोचा था वो हुआ नहीं, वो काफी मायूस लग रही है। अनिरुद्ध ने भी अविका को देखा और बोला, मुझे पहले ही इसकी उम्मीद थी, वैसे भी वो क्या ही सोच सकती है। इस पर राघव बोला, वो क्या सोच सकती है क्या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, पर हाँ अगर उन्होंने आपकी यह बात सुन ली तो हो सकता है वो डॉक्टर माया को मैनिपुलेट करके आपकी बैंड बजा दे। अनिरुद्ध चाहकर भी राघव की बात से इनकार नहीं कर पाया। अविका ने दोनों के पास आते ही कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ये कहते हुए ऐसा कहा वो रो देगी। राघव ने उसका बैग लिया फिर उसे संभालते हुए कार में बिठाया। तभी अनिरुद्ध अविका को डांटते हुए बोला, तुम दूसरों को तो हर वक्त ज्ञान देती रहती हो, थोड़ा अपना भी ख्याल रखा करो। किसने कहा था ओवरथिंकिंग करने को? अविका ने मुंह बनाकर अनिरुद्ध को देखा और बोली, आपको कैसे पता मैं ओवरथिंकिंग कर रही थी? इस पर अनिरुद्ध बोला, भले ही तुम मुझे पागल समझती हो, इसका मतलब ये तो नहीं मैं सच में पागल हूँ। अविका ने सिर झुका लिया। राघव ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, क्या हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए? अविका मना करने वाली थी कि अनिरुद्ध बोला, क्या तुम चाहते हो वो अपना आपा खो दे? राघव ने समझते हुए सिर हिलाया। वैसे तो उसने ही अविका के बारे में अनिरुद्ध को बताया था मगर कई बार उसे खुद समझ नहीं आता था वो अविका के साथ कैसे पेश आए। आधे रास्ते तक कार में शांति थी कि अचानक से अविका ने अनिरुद्ध से पूछ लिया, क्या आपको आव्या पसंद थी? दोनों ने दूर दूर तक इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। अनिरुद्ध ने जानकर अनजान बनते हुए कहा, तुम उसे जानती हो? अविका बोली, अभय ने मुझे अपने बारे में सब बताया है। मुझे तो ये भी पता है आपकी मॉम अभय की शादी आव्या से कराने वाली थी। मैंने ये भी सुना है सब आव्या को पसंद करते थे, बस इसीलिए पूछ रही हूँ, क्या वो अच्छी थी? क्या सच में आपका पूरा परिवार उसे पसंद करता था? और आप, क्या आपको भी वो पसंद थी? तुम आव्या को कैसे जानती हो? अनिरुद्ध के पूछने पर अविका बोली, अभय ने मुझे अपने बारे में सब बताया है। मुझे तो ये भी पता है आपकी मॉम अभय की शादी आव्या से कराने वाली थी। मैंने ये भी सुना है सब आव्या को पसंद करते थे, बस इसीलिए पूछ रही हूँ, क्या वो अच्छी थी? क्या सच में आपका पूरा परिवार उसे पसंद करता था? और आप, क्या आपको भी वो पसंद थी? अभय की मॉम से मिलने के बाद अविका को एहसास हो गया था उन्हें वो कुछ खास पसंद नहीं आई थी। ऐसा ही एहसास उसे अभय के दादाजी से मिलकर हुआ था मगर अनिरुद्ध और उसके इन लॉ के साथ उसे कभी परायो जैसी फीलिंग नहीं आई। अविका उम्मीद भरी नजरों से अनिरुद्ध को देखने लगी। वो चाहती थी अनिरुद्ध उससे कहे उसे आव्या पसंद नहीं थी, और अनिरुद्ध ने भी कुछ मिलता जुलता सा ही जवाब दिया। वो बोला, उस वक्त आव्या बहुत छोटी थी और छोटे बच्चों को सभी पसंद करते हैं। मेरा परिवार भी उसे पसंद करता था। आव्या मोम के करीब थी क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड की इकलौती बेटी थी। मोम आज भी चाहती है वो वापस आ जाए। वो अपनी दोस्त की आखिरी निशानी को एक अच्छी जिंदगी जीते हुए देखना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता वो वापस आए। ये सुनकर अविका ने पूछा, पर आप क्यों नहीं चाहते वो वापस आए? कहकर अविका ने अपने दोनों हाथों की फिंगर क्रॉस कर ली और मन ही मन बोली, कह दो कि वो आपको पसंद नहीं, इसलिए आप उसे आपस नहीं आने देना चाहते। अगर आपने ऐसा कहा तो मैं कभी आपसे लड़ाई नहीं करूंगी।
अविका ने पलकें झपकाई, उसे बेसब्री से अनिरुद्ध के जवाब का इंतजार था। अनिरुद्ध बोला, क्योंकि कहते हुए उसने पीछे बैठी अविका को देखा। वो अविका की उत्सुकता को महसूस कर सकता था। क्योंकि मुझे वो कहते हुए उसके हाथ तिरछे मुड़े और वो मुस्कुरा दिया। उसने हंसते हुए अविका से कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। अविका की बेसब्री गले ही पल गुस्से में बदल गई। उसने आंखें सिकोड़कर अनिरुद्ध को घूरा, जैसे अभी उसका सिर फोड़ देना चाहती हो। वही कॉलेज में प्राची से नाराज नील प्राची को पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कार के पास ले आया और जबरन कार से सटाकर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम आखिर चाहती क्या हो। प्राची खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम पहले मेरे हाथ छोड़ो। इस पर नील बोला, तुम पहले मेरे पूछे सवाल का जवाब दो। आखिर तुमने अविका से वो सब क्यों किया। प्राची ने नील की आंखों में देखा और एकाएक मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सुना है तुम उसका पीछा करते हुए उसके घर तक गए थे और यह भी कि उसके पति का नाम अभय है। नील के एक्सप्रेशन और डार्क हो गए। वो बोला, तुम मुझ पर नजर रख रही हो। प्राची की मुस्कान हंसी में बदल गई। वो हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही हो जिसे आरू आव्या के बारे में जानना है, या ये तुम भूल गए हो हम दोनों ने साथ मिलकर उनके बारे में पता करने की ठानी थी। उनके कमरे से मिले अभय सिंघानिया के डॉक्यूमेंट भी नहीं थे। क्यों मैं सच कह रही हूं ना। एक बार फिर ये सब सुनकर नील की पकड़ प्राची के हाथों पर ढीली पड़ गई। प्राची और उसके डैड तब से दोस्त हैं जब से दोनों ने होश संभाला है। वो दोनों बहुत छोटे थे जब उनके डैड उन्हें अपने साथ दूसरे देश ले आए। उस वक्त वो आरू को भी अपने साथ लाए थे। दोनों को आरू से बात करने या उसके करीब जाने की इजाजत नहीं थी। जब वो दोनों स्कूल जाते थे, जब आरू के लिए स्कूल घर चलकर आता था, दोनों के मन में आरू को देकर बहुत सवाल थे। काश कर तब जब वो दोनों दूर से आरू को अकेले में खुद से बातें करते और हंसते देखते थे। पहले दोनों को आरू पागल लगती थी, मगर जैसे जैसे वक्त बीता और दोनों आरू से बात करने लगे, उन्हें एहसास हुआ वो पागल नहीं बल्कि शांत, बहुत शांत लड़की थी। दोनों ने आरू से उसके बारे में पूछा, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। इसी कोशिश में करीब 2 साल पहले दोनों ने आव्या के कमरे की तलाशी ली और उन्हें अभय सिंघानिया नाम की फाइल मिली। फाइल में अभय सिंघानिया और उसके फैमिली स्टेटस के बारे में सारी जानकारी थी। कुछ पेजेस के बाद उन्हें एक फोटो मिली और यह फोटो किसी और की नहीं, अभय सिंघानिया की ही थी। कुछ महीने तक दोनों को लगा यह आव्या के काम का हिस्सा होगा, मगर 1 साल बाद वापस तलाशी लेने पर जब उन्हें वो फाइल उसी जगह पर वापस मिली तो दोनों समझ गए, आव्या यानी आरू के पास अभय सिंघानिया की फाइल होना कोई आम बात नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। दोनों पिछले 1 साल से इस वजह का पता कर रहे थे। नील मन ही मन प्राची को पसंद करने लगा था, लेकिन उनकी दोस्ती और उसके एक तरफे प्यार के बीच प्राची के बॉयफ्रेंड के आने से नील हट था। प्राची एक फॉरनर के साथ रिलेशन में थी। ये जानने के बाद नील ने उससे दूरी बना ली। पिछले कुछ महीने से प्राची अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रह रही थी और मगर पिछले हफ्ते ही उसका ब्रेकअप हो गया था। नील को खामोश देख प्राची ने आगे पूछा, तुम उस प्रेग्नेंट लड़की के काफी करीब लगते हो और उसके पति का नाम भी अभय है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है ना उसका पति अभय सिंघानिया है। ये कहते हुए प्राची अपनी हंसी नहीं रोक पाई और आगे बोली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो प्लीज अपने इस थॉट को यही स्टॉप कर दो। वो लड़की किसी भी एंगल से किसी हाई फाई फैमिली से नहीं लगती। और यह भी तो सोचो, अगर वो अभय सिंघानिया से रिलेटेड होती तो ऐसी हालत में दूसरे देश पढ़ाई करने तो नहीं आती। आई एम प्रिटी श्योर वो किसी के नाराजन बच्चे को जन्म देने वाली है। नील, जो अब तक प्राची की सारी बकवास सुन रहा था, अविका के बारे में इतनी घटिया बातें सुनकर उसकी एकदम से प्राची का गला पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल और चेहरा गुस्से से गमगमा गया था। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने क्या सभी लड़कियों को अपनी तरह समझ रखा है। ये कहते हुए उसने प्राची को पीछे धकेल दिया। प्राची खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर पड़ी। नील ने उसे एक नजर देखा और आगे बोला, प्राची, आई वार्न यू, मेरी लाइफ और मेरे मैटर से दूर रहो। रही बात आरूदी की, तो अब मुझे उनके बारे में पता लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद कहा वो कुछ समय बाद यहाँ से इंडिया चली जाएंगी। इतना कह नील वहां से चला गया। कहने को तो नील एक सीधा सादा लड़का था और उसे अपनी यह सादगी पसंद भी थी, मगर एक पुरानी कहावत है, वक्त आने पर खून उबाल मार ही देता है। घर आकर अविका ने बिट्टू को आज जो हुआ वो बताया तो बिट्टू ने पूछा, अब आप क्या करेगी दी। इस पर अविका ने कहा, करना क्या है, मैं फिर से नील से बात करने की कोशिश करूंगी। और उस लड़की का क्या, आपने सोचा है वो आपसे अभय जीजू के बारे में क्यों पूछ रही थी। बिट्टू की इस बात पर अविका खामोश हो गई। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, मुझे इस बारे में भी पता करना होगा। राघव दरवाजे पर जान लगाए अविका और बिट्टू के बीच हो रही बात को सुनने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करते हुए वो अनिरुद्ध को कोसते हुए बोला, यह मुझे कहाँ फंसा दिया। अगर मैडम ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। राघव को आज अपनी ही किस्मत पर हंसी आ रही थी। कहाँ उसके एक ऑर्डर पर बड़े से बड़े काम को अंजाम दिया जाता था और कहाँ आज वो चोरों की भांति एक लड़की और एक टीन एज बच्चे के बीच हो रही कन्वर्सेशन को सुनने की कोशिश कर रहा था।
ऐसे ही 2 दिन बीत गए। नील 2 दिनों से कॉलेज नहीं आया था, इसलिए अविका अपने प्लान को पूरा नहीं कर पा रही थी। वहीं मुंबई में अभय ने अपने पिता के होश में आने की खबर मीडिया को देते हुए उसने मीडिया को अपने पिता के वीडियो बनाने की इजाजत दे दी। क्योंकि यह खबर इंडिया के बिजनेसमैन सिंघानिया इंडस्ट्रीज से जुड़ी थी और देवेंद्र के वापसी से सिंघानिया के शेयर की वैल्यू में भी बड़ा बदलाव आने वाला था, इसलिए अभय ने यह इंश्योर किया था ये खबर दूसरे देश में भी प्रकाशित हो। शाम का वक्त, आव्या घर से बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी कि हॉल में चल रही न्यूज पर नजर पड़ते ही उसके कदम थम गए। देवेंद्र को टीवी स्क्रीन पर सही सलामत देख उसकी आंखें बर्फ सी ठंडी हो गई। तभी नील के पिता और प्राची के डैड की खुशी से खिलखिलाती आवाज से वो सेंस में आए। तभी नील के डैड और प्राची के डैड ने भी वहां मौजूद आव्या को देख लिया। रेड वाइन की ग्लास चेयर्स करते हुए नील के डैड आव्या से बोले, तुम्हारे वापस जाने का वक्त आ गया है। प्राची के डैड ने कहा, सालों इंतजार के बाद हमारे बॉस होश में आए हैं। उनके वादे के मुताबिक अब हमारी जिंदगी भी बदलने वाली है। आव्या ने ब्लैक ओवर जैकेट पहनी थी और उसके दोनों हाथ जैकेट के पॉकेट में थे, जिसके इस वक्त उसने मुट्ठियां बनाई हुई थी। अपने जज्बातों को अपने तक सिमट रखते हुए वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि उसके सामने नील और प्राची के डैड की खुशी फीकी पड़ गई। आव्या चलते हुए उनके पास गई। टेबल से वाइन की बोतल उठाकर उसने टोस्ट करते हुए कहा, सेलिब्रेशन, आज सेलिब्रेशन का दिन है। चेयर्स। उसका साथ देते हुए प्राची और नील के डैड ने भी चेयर्स किया। आव्या ने एक घूंट में वाइन की बोतल खाली कर दिया और अगले ही पल वो तेज कदमों से विला से बाहर निकल गई। उसके जाते ही नील और प्राची के डैड के एक्सप्रेशन डार्क हो गए।